नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा। हमने पढ़ा अब तक कि मोहन बड़ा प्रतिभाशाली बालक है। गांव में उसके मास्टर उसकी प्रशंसा करते हुए भविष्य में उसके द्वारा विद्यालय, परिवार और सबका नाम रोशन किए जाने की भविष्यवाणियाँ आदि उसकी प्रतिभा संपन्न स्थिति को देखते हुए की जाती है। जब उसे छात्रवृत्ति मिलती है और उसके पिताजी उसे अध्ययन के लिए अपनी बिरादरी के किसी व्यक्ति के साथ शहर भेज देते हैं और शहर में उसकी क्या स्थिति होती है, हम सब ने ये पढ़ा था, जाना था कि किस प्रकार मोहन सबके लिए सबकी सुविधाओं का माध्यम बन जाता है। सबके लिए कुछ न कुछ बाज़ार से लाना ले जाना आदि घर का कामकाज सब मोहन पर छोड़ दिया जाता है और पढ़ाई के नाम पर, अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसके ग्रीष्मकालीन अवकाश भी उससे यानी उस समय भी उसको अपने घर गांव नहीं जाने दिया जाता और कहा जाता है क्या कहा जाता है, अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर। यानी कि अगले दर्जे की तैयारी तो सिर्फ कहने भर के लिए है, बाकी सवाल किसका है? रमेश और उसके परिवार की सुविधा असुविधा का। यानी कि इस प्रकार गांव का एक प्रतिभा संपन्न बालक किस प्रकार शहर में जाकर के परिस्थितियों का शिकार बन जाता है। उसके पिताजी जो है उन्हें ये सारी स्थितियां पता नहीं रहती, तो वो अपने बालक मोहन के सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे हैं और उधर बालक मोहन जो है वो परिस्थितियों के बीच में किस प्रकार संघर्ष करते हुए अपनी प्रतिभा को खोता जा रहा है। तो ये स्थिति इस प्रकार हो रही है। आगे देखें क्या होता है। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। यानी कि जब वो एक बार 8वीं की परीक्षा देकर के गांव जाकर के आया, वापस आकर के वो क्या देखता है, वो क्या महसूस करता है, क्या अनुभव उसे होता है कि रमेश के परिवार के सभी लोग उसे आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो उसे ऐसा पता चला, बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती कि हज़ारों लाखों BA MA मारे बेकार फिर रहे हैं। यानी कि इस प्रकार की तर्क दिए जाते पढ़ाई के नाम पर कि उसको पढ़ाना व्यर्थ है, क्योंकि इतने जने पढ़े लिखे लोग जो है वो बेकार में घूम फिर रहे हैं, यानी कि वो कहीं भी व्यवस्थित नहीं हुए हैं अभी तक, तो मोहन को पढ़ाना भी बेकार है। ऐसी बातें होती रहती घर के अंदर। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले, हाथ का काम यानी कि कारीगरी का कोई भी काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। दिनचर्या यानी कि वो क्या करता था, जो काम वो घर पे सबके लिए करता था वो काम उसे अब भी करने पड़ते थे। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का ये समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, यानी कि काम ढूंढने के लिए वो इधर उधर आने जाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में, इधर देखें गांव में क्या स्थिति है पिताजी की। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता, क्या पूछता मोहन के विषय में कि मोहन जो है, हाँ 1 मिनट, हाँ वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ, बड़े उत्साह के साथ, क्योंकि उन्हें सारी हकीकत, उन्हें सारी सच्चाई बिल्कुल भी पता नहीं है, तो जब भी मोहन के विषय में कोई भी उनसे पूछते वंशीधर से तो बड़े उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते, उसकी पढ़ाई की बाबत अर्थात बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में बताने लगते। और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। ऐसा विश्वास था उनको, वृद्ध पिताजी को। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ, वास्तविकता जो सच्चाई थी उसका उन्हें जब पता चला, तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। यानी कि उन्हें खुद को तो दुख हुआ ही हुआ, बल्कि वे लोगों को अपना सपना टूट जाने के बारे में बताने का भी साहस नहीं जुटा पाए, यानी कि हिम्मत नहीं कर पाए कि कैसे लोगों से बताएं कि अपने बेटे के लिए
जो सपने संजोए थे वो कभी भी पूरे नहीं हो सकेंगे। ये बात लोगों को बताने की हिम्मत भी वे जुटा नहीं पा रहे थे। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था, जहाँ धनराम आप परिचित हो चुके हैं धनराम से, जो उसका सहपाठी था, उसका कक्षा साथी था और आज वो अपना पैतृक व्यवसाय संभाले हुए हैं और इस समय मोहन धनराम की ऑफ़र पर ही बैठा हुआ है। कहानी फीडबैक में चल रही है और धनराम ने भी एक दिन मोहन के बारे में पूछा था, किससे? वंशीधर से, यानी कि मोहन के पिताजी से। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है। समझ में आया? सच्ची वाले में उसकी नियुक्ति हो गई है, ऐसा घास का तिनका दांत खोदते हुए, यानी कि मुंह में दबा करके और झूठ बोले हैं। और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा, ऐसा कहा। किसने? धनराम को कहा। किसने कहा? वंशीधर ने, यानी कि मोहन के पिताजी ने। धनराम को त्रिलोकसी मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, ऐसा होना ही था। यानी कि धनराम को तो इस बात पर विश्वास था, उसे तो उम्मीद थी, क्योंकि मास्टर त्रिलोकसी से मोहन के भविष्य के विषय में सुन करके तो वो बड़ा हुआ है, तो उसे विश्वास हो गया कि ऐसा होना ही था। उसने सोचा, दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। यानी कि दांतों के बीच में तिनका दबाया था उन्होंने, झूठ बोलने का दोष ना लगे इसलिए, और फिर आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द, धनराम के क्या शब्द? मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। किन्हें? वंशीधर को, क्योंकि जब उन्हें सब पता चल गया था उनके पुत्र के विषय में कि जो सपने उसने अपने पुत्र के लिए संजोए थे वो सारे झूठे साबित हो गए, लेकिन फिर भी धनराम के पूछने पर उन्होंने ये बताया कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर के बड़े पद पर पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने बताई। कहने का आशय ये है कि सत्य बताने का साहस उनका नहीं था कि उनके बेटे के भविष्य के सपने सारे टूट बिखर चुके हैं, ये कहने की हिम्मत वंशीधर में नहीं थी। क्योंकि जब वंशीधर ने ये कहा कि ऐसा हो गया है और ऐसा होने वाला है, यानी कि इतनी प्रोग्रेस उसकी हो गई है, तो धनराम को तो विश्वास हो गया। और क्यों विश्वास हो गया धनराम को? क्योंकि वो त्रिलोकसी मास्टर की भविष्यवाणी सुनते थे। तो धनराम ने क्या कहा वंशीधर की बात सुन करके कि मोहन लल्ला तो बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। ये शब्द उन्हें बहुत कचोटते रहे, यानी कि उन्हें दुखी करते रहे। किसको? वंशीधर को। त्रिलोकसी मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन में कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे कि उनकी अतीत की स्मृतियाँ, हर बात, यानी हर स्मृति पर, हर बात पर उन्होंने चर्चा की। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल की बेंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। किसने? धनराम ने, क्योंकि अभी तो उसी काम के लिए आया हुआ है। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस वैद पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। क्योंकि धनराम तो अभी क्या सोच रहा है? धनराम तो यही सोच रहा है कि मोहन ज़रूर किसी ऊंचे पद पर आसीन है अभी और ये काम के लिए खुद आया है। तो धनराम को शर्मिंदगी अनुभव होती है और वो कहता है कि किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं जल्दी ही बना के दे देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ना रही हो। वहीं पर बैठा रहा, क्योंकि उसे वहाँ से निकल जाने का कोई जल्दबाजी कोई नहीं थी उसे। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था, क्योंकि ब्राह्मण जो है उनका अलग वर्ग है और शिल्पकारों का अलग वर्ग है, तो दोनों का एक साथ उठना बैठना नहीं होता था। मानसिकता के आधार पर, सामाजिक वर्गीकरण के आधार पर किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था, क्योंकि उनके वहाँ बैठना, यानी शिल्पकारों के वहाँ ब्राह्मणों का बैठना उनकी मर्यादा के विरुद्ध माना जाता, उनको कहना भी उनकी मर्यादा के खिलाफ समझा जाता था, क्योंकि ऐसी ही मान्यताएं थी। कहने का आशय ये है। हाँ, पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। यानी कि उसे भी पता था, मोहन को भी ऐसा नहीं था कि वो इन सबसे अपरिचित है।
धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा, यानी सामने उससे कुछ नहीं कहा। धनराम खुद भी, उसको भी आश्चर्य हो रहा था कि मोहन इस प्रकार से कैसे बैठ गया है यहाँ, उसके व्यवहार से उसे आश्चर्य हो रहा था। देखो प्रश्न भी बन सकता है यहाँ कि धनराम मोहन के किस व्यवहार से आश्चर्यचकित था, असमंजस में क्यों था, क्या देखा उसने ऐसा। यानी कि अक्सर ब्राह्मण वर्ग के लोग जो है शिल्पकार टोले के साथ उठते बैठते नहीं हैं, काम के संदर्भ में भी आते हैं तो भी खड़े खड़े अपना काम निपटा करके चले जाते हैं। उनको बैठने का कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता है, किंतु मोहन जो है वो धनराम की ऑफर पर बिल्कुल बेझिझक बैठा है वो। तो ये उसका ये व्यवहार देख करके धनराम को थोड़ा असमंजस हुआ, लेकिन सामने उसने कुछ भी प्रकट नहीं किया और अपना काम करता रहा। यानी कि धनराम ने मोहन को कुछ कहा नहीं, सिर्फ अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक मोटी छड़ थी लोहे की जिसे वो गर्म करके और गोल बनाने का प्रयास कर रहा था। एक हाथ से संडसी पकड़कर, संडसी औजार है पकड़ने का, संडसी पकड़कर वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई, निहाई यानी कि वह पत्थर जिस पर लोहा पीटा जाता है, निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था, यानी कि जो आकार वो देना चाहता था वो नहीं दे पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा कि जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते, नपी तुली यानी कि जितनी चोट की आवश्यकता है उतनी मानो उसको सारा अभ्यास हो, अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। यानी कि जो काम धनराम नहीं कर पा रहा था, शिल्पकार होने के बाद भी, उसका ये व्यवसाय पैतृक होने के बावजूद भी वो ये काम सही से नहीं कर पा रहा था, इस काम को मोहन ने बड़ी आसानी से, बड़े साफ तरीके से कर दिया, उसको सुघड़ सुंदर गोले का रूप दे दिया उस लोहे को। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। यानी कि अचानक से उसने ऐसा किया, उसके हाथ से लोहा वो लेकर के और फटाफट से ये काम कर दिया, तो धनराम कुछ कहे इसका उसे मौका भी नहीं मिला। वह अवाक, अवाक यानी हैरान होकर के बिना बोले, अवाक का शाब्दिक अर्थ होता है मौन, मूक, यानी कि बिना बोले मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ, उसकी कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। देखें ये जातिगत भेदभाव पर आधारित मानसिकता। देखें धनराम को हैरानी किस चीज़ की हुई थी, मोहन ने इतना सुंदर आकार दे दिया उस लोहे को, इस बात की हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसे इस बात की हैरानी हुई कि पुरोहित खानदान का युवक इस तरह का काम करेगा भट्टी पर बैठ करके। उसने कभी उसका एहसास भी नहीं किया था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। कौन? धनराम। देखो प्रश्न बनता है कि धनराम शंकित दृष्टि से इधर उधर क्यों देखने लगा? क्योंकि उसने देखा कि मोहन उसके पास आकर के उस लोहे को लेकर के और बड़े आसान तरीके से उसको शिल्पकारों की भांति उस लोहे को गोल आकार दे दिया था, जो आकार धनराम स्वयं भी नहीं दे पा रहा था। तो उसे ये हैरानी हुई ये देख करके, और इधर उधर शंकित दृष्टि से इसलिए देख रहा था क्योंकि उसे भय था कि कहीं कोई आकर के देख न ले कि पुरोहित खानदान का युवक जो है वो इस प्रकार से एक लोहार के ऑफर पर ये काम कर रहा है, ये कोई देख न ले, इसलिए वो शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन यानी तटस्थ मोहन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था कि धनराम क्या सोच रहा है। तो धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था कि भाई उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई है। उसने धनराम की और अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा कि भाई देखो मैंने ये काम कितना सुंदर किया है। तो इस तरीके से उसने देखा कि वो कहे, इस उम्मीद से देखा कि धनराम भी बताए कि मोहन ने कितना अच्छा ये काम कर दिया। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, सर्जक यानी कि एक रचनाकार की चमक थी, एक निर्माता की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था, यानी कि किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं थी, कहीं हार जीत की भावना उसकी आंखों में नज़र नहीं आ रही थी। तो ये थी आपकी कहानी गलता लोहा। तो इस कहानी के माध्यम से आपको जो शिक्षा मिलती है वो क्या है? वो शिक्षा ये मिलती है कि व्यक्ति के भीतर जो कौशल होता है, जो प्रतिभा होती है, वह कौशल व प्रतिभा किसी जाति, वर्ग या पैतृक व्यवसाय की मोहताज नहीं होती। व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय का अधिकारी है और वो बिल्कुल
कुछ भी कार्य, कैसा भी कार्य, यदि उसमें वो कुशल है तो वो अपने कौशल का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, आप अभ्यास के प्रश्न कर लेंगे पाठ के साथ। पहला प्रश्न करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा, पांचवा करेंगे। देखें, छठा प्रश्न हम बात कर लेते हैं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या करना है देखते हैं हम। बिरादरी का यही सहारा होता है। किसने किससे कहा? वंशीधर ने कहा रमेश से। किस प्रसंग में कहा? जब रमेश ने कहा कि हम जहाँ 4 जने हैं वहाँ एक और जाएगा, उसको मोहन को हम अपने साथ ले जाएंगे, वहाँ अच्छी पढ़ाई वो करेगा। किस आशय से कहा? मोहन को पढ़ाने के आशय से, उसकी मदद करने के आशय से वंशीधर की। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? नहीं, बिल्कुल कहानी में आशय स्पष्ट नहीं हुआ है। उसकी पढ़ाई बिल्कुल भी रुक गई थी, परिस्थितियों का शिकार उसे बना दिया गया था। उसकी आंखों में ये करना नहीं है आपको, छठा प्रश्न बिल्कुल भी। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह कथन किसके लिए कहा गया है? मोहन के लिए। किस प्रसंग में कहा गया है? जब उसने लोहे को सुंदर गोल आकार दे दिया गया। ये पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? पात्र विशेष कौन है यहाँ पर? पात्र विशेष मोहन है। उसके चरित्र के कौन से पहलू उजागर होते हैं इसमें? कि वह मोहन जो है वो परिस्थितियों का शिकार है, प्रतिभाशाली बालक है और जाति आधारित व्यवसाय से बिल्कुल उसका वो विरोधी है। ठीक है, तो छठा प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं करना है। 1 से 5 तक आपको प्रश्न करने हैं। ठीक है, इसी के साथ पूरा होता है आपकी गलता लोहा। आज तक इतना ही और इसके आगे पढ़ते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।